चंद्रशेखर जी। अध्यक्ष जी, मुझे इस बहस पर केवल 5 या 10 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करनी है। बहुत से भाषण दिए गए, इन भाषणों में से मुझे बड़ी निराशा हुई। समस्या की गंभीरता को परखने में हम असफल रहे हैं। 2 बातें हम लोगों को याद रखनी चाहिए। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, आडवाणी जी हमारे गृह मंत्री हैं। यही इस समय इस समस्या को सुलझाने में या उलझाने में मददगार हो सकते हैं या उसको और उलझा सकते हैं। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं। इन 2 लोगों के अस्तित्व को या उपस्थिति को इनकार करके कोई बात करने का महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अगर हम आज ये कहें कि आरएसएस की क्या धारणा है, अटल जी ने क्या कहा, आडवाणी जी ने क्या कहा, उससे समस्या और उलझेगी। लेकिन 2-3 बातें मुझे दुख है कि हमारे मित्र माधवराव सिंधिया नहीं हैं। उन्होंने इस बात को शुरू किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस के ज़माने में सब कुछ अच्छा था, अचानक ये सब बुराइयां इस सरकार ने पैदा कर दी। मैं कोई गुप्त बातें नहीं कह रहा हूँ। जिस समय 1991 से 96 तक आपकी सरकार थी, उस समय एक कश्मीर को बांटने का प्रस्ताव आया था। ये प्रस्ताव आया था, वाशिंगटन के पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था, जिसमें हिंदुस्तान के कुछ लोग, एक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है यहाँ पर, उसके नुमाइंदे लोग सरकार से सलाह करके गए थे और आज़ाद कश्मीर के लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे और वहाँ के अमेरिका के कुछ विद्वान लोग थे। उसमें ये कहा गया कि कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटा जाए। उस समय हमारे एक मित्र थे जिन्होंने मुझसे कहा कश्मीर पर चर्चा करनी है। मैंने कहा वहाँ कौन रहेंगे? उन्होंने 2 और मित्र, एक और मित्र का नाम बताया। मैं जब उनके यहाँ गया तो 2 मित्र मौजूद थे। आडवाणी जी आपको जानकर हैरत होगी, वो आपकी पार्टी के थे और आज भी वो महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इन 3 लोगों से जब मेरी वार्ता हुई, वो प्रस्ताव रखा गया सरकार की ओर से। फिर रंजन दास जी, जब आपकी सरकार थी तो इन दोनों मित्रों ने उसका तुरंत अनुमोदन करना शुरू किया। मैंने कहा आप भी इसमें सहमत हैं? आप इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ होगा सेल्फ डिटर्मिनेशन को मानना, इसका अर्थ होगा 2 नेशन थियरी को मानना, इसका अर्थ होगा इस देश में से मुसलमानों को हमेशा के लिए बाहर कर देना। इन बातों, फिर वो बात वहीं पर बंद हो गई। उस समय के मंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम रिपोर्ट आपको देंगे, आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली। आडवाणी जी बुरा मत मानिएगा, आरएसएस ने अनायास ही इस मांग का समर्थन नहीं किया है। आरएसएस की एक योजना है, उसकी एक मंजिल है, उसका एक अभिष्ट है। उस तक पहुंचने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि देश में 2 नेशन थियरी की बात लोग स्वीकार कर लें। ये जहाँ पर 2 नेशन थियरी की बात स्वीकार करके पाकिस्तान बना, वहाँ इस्लामिक स्टेट बन गई। अगर हिंदुस्तान में ये 2 नेशन थियरी नहीं मानी जाएगी तो यहाँ हिंदू स्टेट नहीं बनेगा। आपकी धारणाएँ नहीं हो सकती है। क्षमा करेंगे, मैं राजनीति का शास्त्र का एक विद्यार्थी होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ, आरएसएस के वरिष्ठ लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने इस बात का समर्थन किया और वो रिपोर्ट आज दिल्ली में लिमिटेड सर्कुलेशन में है। वो रिपोर्ट छप करके कुछ लोगों के पास बंट रही है। जो लोग रिपोर्ट छाप रहे हैं, आज मैंने उनसे कहा कि उस रिपोर्ट को एक कॉपी हमको दे दो। कहा गया कि वो रिपोर्ट अंडर प्रिंट है। जब उस रिपोर्ट को मैंने एक वरिष्ठ मित्र के पास खुद देखा है और उसमें किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं लिखा है, नाम लिखा है स्टडी ग्रुप ऑन कश्मीर, और जिसमें सारे अमेरिकन्स का नाम है। वो लोग हिंदुस्तान आए हैं, आपकी सरकार के लोगों से मिले हैं, फारूक अब्दुल्ला से मिले हैं, कुछ वरिष्ठ लोगों से मिले हैं। तो जो हमारे मित्र मुलायम सिंह ने शंका प्रकट की, भाषा उनकी जितनी आक्षेपपूर्ण रही हो, लेकिन वो आशंका अपनी जगह पर अपना अस्तित्व रखती है। मैं आपसे कहूँगा गृह मंत्री जी, आप मेरी बात को अन्यथा मत लें, इसको सोच लें, इसके बाद में परख कर लें। और आज ऐसी संस्थाओं के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल निकली है जिसमें लिखा है, जिसकी हेडिंग है, उसमें पढ़ूंगा कुछ नहीं, राइज ऑफ द रॉबर इंटेलेक्चुअल्स। ये रॉबर इंटेलेक्चुअल्स इन रिपोर्टों को इस देश में फैला रहे हैं। ये अनायास नहीं हो रहा है। माफ़ कीजिएगा रंजन दास जी, 1991 में जब आप लिबरलाइजेशन कर रहे थे, उस समय इसी संसद में मैंने कहा था
आज आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, कल राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। आज हिंदुस्तान ऐसी जगह पर पहुंच गया है जब राजनीतिक मामलों में खुलेआम हस्तक्षेप हो रहा है, और मैं बड़े अदब से, बड़ी नम्रता से अध्यक्ष महोदय कहूँगा कि इसमें अगर हम आपस में विवाद और झगड़े करते रहे तो हम इन शक्तियों के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं कर सकते, कोई इनमें विरोध नहीं कर सकते। बड़े बुरे संकट में हम लोग फंसे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला को मैं जानता हूँ, फारूक अब्दुल्ला को आप लोगों ने भी विवश किया है। फारूक अब्दुल्ला के रहते हुए हुर्रियत से बात करने का प्रस्ताव, बिना उनकी जानकारी में उनको छोड़ देना, उनसे ये भी नहीं वादा लेना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेंगे, ये सही बात नहीं थी। मैं आपका मानता हूँ, आपके बयान में, अटल जी के बयान में मैं कोई दोष नहीं देखता। दोष केवल इतना ही है कि आपको ये कह देना चाहिए था कि जो भी अलगाव की प्रवृत्तियाँ इस प्रस्ताव में हैं उनसे हम पूर्णतः असहमत हैं। आप लोगों ने नहीं कहा। जब कहा कि इस प्रस्ताव को हम विचार करेंगे, तो जो वाईके साहब ऐसा आदमी आज कह रहा है कि इनसे असहमत नहीं हूँ, उसकी कोई ध्वनि आप लोगों के प्रस्तावों से, आप लोगों के बयानों से नहीं निकलती थी। मामला पेचीदा है और इस पेचीदे मामले में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का बयान और पेचीदगी पैदा कर सकता है। उससे पेचीदगी पैदा हुई है। मैं ये भी आपसे कहूँ, कुछ ध्वनि निकली अमृतसर, चंडीगढ़ से, कुछ बातें, माफ़ करेगा वाईको साहब, चेन्नई से भी उठी, कुछ बातें आसाम के गुवाहाटी से उठी। ये सारी बातें जो हैं, और सोमनाथ जी कहने के लिए आपका मैं बड़ा आदर करता हूँ, क्षमा कीजिएगा, स्टेट एटॉनमी के नाम पर, इकोनॉमिक स्वायत्तता के नाम पर इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना देश के लिए खतरनाक कल साबित हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बार बार कहा जाता है, मैं जानता हूं इसके लिए मेरी बड़ी आलोचना होगी, कहां से फेडरल गवर्नमेंट हो गई? ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट वहाँ होती है जहाँ स्टेट ऑटोनोमस हो और अपने को फेडरेशन में जोड़ें। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ ए सडन अचानक हमारे बुद्धिजीवियों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने फेडरेशन, और रोज़ फेडरेशन की बातें मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन आज इन बातों को कहते समय, शब्दों को इस्तेमाल करते समय हमें अधिक सचेत, सजग और चेतन होना चाहिए। कल हमारे गले की फांसी बन सकते हैं, ये बात याद रखिए। वाईको साहब, मैं आपसे सहमत हूँ, राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए वित्तीय मामलों में, लेकिन आज राज्य जा करके विदेशी सरकारों से धन ले आते हैं और केंद्र की सरकार पर आप रोज दबाव डाल रहे हैं। इसमें आप काउंटर गारंटी दो, काउंटर गारंटी वित्त सरकार के लिए आप केंद्र सरकार से लोगे और जा करके अधिकार आपको होगा जब मांग करोगे। ये देश एक नहीं रह सकता, ये देश एक नहीं चल सकता। एक है गरीब देश है, गरीब राज्य हैं, उनको कहाँ से पैसा आएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, तमिलनाडु के गरीब इलाकों के लिए आप आओगे प्लानिंग कमीशन के पास, कहाँ से प्लानिंग कमीशन पैसा देगा? क्या होगा लेह लद्दाख का? क्या होगा जैसलमेर बाड़मेर का? क्या होगा? हमारे मित्र संगमा साहब चले गए, वो भी उन्हीं भावनाओं को कह रहे थे और रोज कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अधिक से अधिक उनको पैसा मिलना चाहिए। मैं जानता हूं बहुत सारी कमजोरियां हो सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं उनमें नहीं जाना चाहता और उसके हम सब लोग अपराधी हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके ये संविधान बना था, बहुत सोच समझ करके उस संविधान को 50 वर्षों तक लागू किया है। कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। अपने स्वार्थों के लिए, अपने सीमित स्वार्थों के लिए हम संविधान को बदलने की कोशिश न करें, हम भावनाओं को भड़काने की कोशिश न करें। आप याद रखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं अध्यक्ष महोदय, कहीं मेरे मित्र कहीं ये न कह दें मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं। एक बार सरकार ने बहुत पहले ये तय किया नेचुरल कैलेमिटी फंड बनेगा, अगर कहीं भी प्राकृतिक आपदा होगी तो वहाँ पर पैसा दिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। सरकारों ने कहा कि पैसा केंद्र के पास कैसे रहेगा? राज्य सरकारों ने वो पैसा राज्य सरकारें आपस में बांट लेती हैं शुरू में ही, और जब नेचुरल कैलेमिटी आती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार कहती है कि आप लोन के रूप में पैसा ले जाओ। हल्ला मचता है, आपदा आई हुई है, ये तो ऋण दे रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। एक और पैसा बांट लोगे, दूसरे ओर केंद्र से कहोगे कि हमको पैसा नहीं देते। ये देश को चलाने का रास्ता नहीं है, ये देश को बर्बादी की ओर ले जाने का रास्ता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इस सारे भाषणों में एक दो को छोड़ करके मैं कहता हूँ हर सवाल वो उठाए गए जिससे हमारे आपसी मतभेद, हमारे आपसी दुराव पैदा हों। मैं ऐसा कहता हूँ दुख का समय है, बड़े अंधेरे का समय है। ऐसे समय में
हम अपने आपसी मतभेदों को भुला करके आपस में, मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ, याद रखिए अगर फारूक अब्दुल्ला से आप बात नहीं करेंगे तो आपको दूसरा कोई बात करने वाला श्रीनगर कश्मीर में नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूरी है, चाहे हम उनसे असहमत हों। आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी बात नहीं करेंगे तो मैं चाहते हुए भी सोमनाथ चटर्जी और मुलायम सिंह को, आप रंजन दास मुंशी को उस काम के लिए नहीं भेज सकते। वह राजनीति वास्तविकताओं पर आधारित है, यथार्थ पर आधारित है। यथार्थ को भूल करके लंबे भाषणों का समय आज नहीं है। ये अत्यंत दुराभिका संयोग है। मैं फिराक के एक शेर से कहना चाहता हूँ, इस खंडहर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बड़ी उदास है रात।